Hello everyone. So we're going to do salary. In computation of total income, the first income head is income from salary. So let's begin with the definition of salary, which is covered under section 17(1) of Income Tax Act 1961. So let's begin. First is wages. Wages are the amount earned for the manual work. कुछ अगर हम मैनुअली काम करते हैं उसका हमें पैसा मिलता है, उसे हमें सैलरी के हेड में लेना है. नेक्स्ट इज एन्यूटी. अगर कोई भी वन टाइम पेमेंट हमें मिलती है ड्यूरिंग जॉब या एट द एंड ऑफ द जॉब, उसे भी हम कवर करेंगे सैलरी में. नेक्स्ट इज पेंशन या ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या जॉब छोड़ते वक्त. पेंशन अमाउंट, ग्रेच्युटी अमाउंट, ये सब हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं और ये भी इंक्लूड होंगे सैलरी में. नेक्स्ट इज फीस, कमीशन, परक्यूजिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. फीस मिली, कुछ कमीशन मिली, कुछ अगर एम्प्लॉय ने अर्न की है उसे हम सैलरी के हेड में लेंगे. परक्यूजिट आर द फैसिलिटीज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय लाइक गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन. प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब अगर हमने सैलरी के प्लेस में अगर कुछ प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग आवर वर्क टेन्योर, उसे भी हम सैलरी में लेंगे. एडवांस ऑफ सैलरी. सैलरी का कुछ एडवांस हमने पहले ले लिया है तो उसे भी हम सैलरी के हेड में ही ले लेंगे. पेमेंट रिसीव बाय एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल बाय हिम. कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को हर मंथ लीव दिए जाते हैं. अगर वो एम्प्लॉय वो छुट्टियों को यूटिलाइज ना करके एंड ऑफ द ईयर अगर उसके बदले पैसा ले लेता है, उन छुट्टियों को इनकैश करा लेता है, तो उस पैसे को हम सैलरी में इंक्लूड करने वाले हैं. एनुअल इक्वेशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है और पेंशन स्कीम, इन दोनों में अगर एम्प्लॉय कुछ फिक्स परसेंटेज अमाउंट जमा कर रहा है उसे भी हम सैलरी में ही इंक्लूड करते हैं. तो सैलरी के डेफिनेशन में सिर्फ सैलरी नहीं आती, उसमें ये सारे भी कवर होते हैं. द नेक्स्ट इज चार्जिंग सेक्शन. हम किस बेसिस पे किसी अमाउंट को सैलरी मानेंगे, तो ये कवर होता है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15. फर्स्ट इज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. अगर हमें पैसा मिल रहा है किसी पर्सन से और सामने वाला एम्प्लॉयर है, so that amount will be covered under the head salary. Number 2 is part time job, full time job. जॉब किस भी टाइप का हो सकता है, इट में बी पार्ट टाइम और इट में बी फुल टाइम. एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स. एक टाइम पे एक एम्प्लॉई कितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स के अंडर काम कर सकता है और वो अपने सैलरी हेड में डिफरेंट एम्प्लॉयर से मिली हुई सैलरी को शो कर सकता है. चार्ज ऑन ड्यू रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर. इसे हम ऐसे समझते हैं, सैलरी जो मिलने वाली है या मिल चुकी है विच एवर इज अर्लियर. फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्च की सैलरी हमें अप्रैल में मिलेगी. मार्च की सैलरी इस ईयर में ड्यू हो चुकी है पर रिसीव नहीं हुई, रिसीव होगी अगले साल. रिसीव हुई है फरवरी तक की सैलरी, हमें पैसा मिल गया है फरवरी का. अगर हम रिसीव बेसिस में लेंगे तो हम फरवरी तक की सैलरी लेंगे जो कि पैसा हमारे हाथ में आ चुका है. अगर हम ड्यू बेसिस में लेंगे तो हम मार्च की सैलरी को भी इंक्लूड करेंगे कि पैसा भले ही नहीं मिला बट हमारी सैलरी ड्यू हो चुकी है, तो हम ड्यू बेसिस में मार्च की सैलरी को इंक्लूड करेंगे इन दिस फाइनेंशियल ईयर. अगर हम रिसीव बेसिस में करते हैं तो हम सिर्फ फरवरी तक की सैलरी को इंक्लूड करेंगे. इफ दिस सैलरीज टैक्स प्रीवियसली विल नॉट बी टैक्सेबल इन द सब्सिक्वेंट ईयर. जिस ईयर में अगर हमने एडवांस ले लिया है और अगर उस ईयर में उस एडवांस को हमने सैलरी में इंक्लूड करके टैक्स दे दिया है, जिस साल एक्चुअली वो अमाउंट हमें मिलेगा उस साल में उस पर टैक्स नहीं लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 50,000 ले लिया है इस साल और इस साल ही उसे इंक्लूड कर दिया है सैलरी में, टैक्स भी पे कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर हम उस 50,000 पे टैक्स पे नहीं करने वाले. So this was basis of charge, charging section, section 15. Thank you.